सभी लोगों को नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हम जनपद कासगंज के पटियाली विधानसभा में मौजूद हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता और पटियाली विधानसभा से तैयारी कर रहे अब्दुल हफीज गांधी जी मौजूद हैं, जो लगातार क्षेत्रीय भ्रमण का दौरा करते रहते हैं और लगातार लोगों से मिलते रहते हैं। जानेंगे और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं और आज जानेंगे और चीज़ें भी समझेंगे कि समाजवादी पार्टी की राजनीतिक लड़ाई कहाँ चल रही है और भारतीय जनता पार्टी को कैसे टक्कर देंगे। बहुत बहुत स्वागत है गांधी जी आपका। जी धन्यवाद। कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। 2027 की क्या तैयारियां हैं आपकी? डायरेक्ट यहीं से शुरू करते हैं। तैयारियां चल रही हैं। लोगों के बीच जाते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और उसके समाधान का प्रयास करते हैं। जहाँ भी संभव होता है, अगर यदि तहसीलदार से मिलना है, एसडीएम से मिलना है, डीएम से मिलना है, जहाँ पर भी समस्या का समाधान है वहाँ पर लोगों को ले जाने का काम करते हैं और डायरेक्ट अधिकारियों से मिलवाते हैं। चूँकि विपक्ष में है इसलिए कई बार सुनवाई होती है, कई बार सुनवाई नहीं होती है, लेकिन निरंतर प्रयास करना ये हमारा काम है। उसी काम को हम ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ निभाते हैं और समाधान भी होता है कई बार। अच्छा, ये चीज़ बताइएगा, 2024 में समाजवादी पार्टी ने वापसी की है। भाजपा कह रही है कि कहीं ना कहीं ये अफवाह उड़ाई गई थी कि संविधान खतरे में, ये वो। क्या प्रक्रिया रही कि समाजवादी पार्टी की 5 से 37 सांसद हुए और इसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ये मानने को तैयार नहीं है कि हाँ, समाजवादी पार्टी ने वापसी की? उनका एक ही कहना है, जिन लोगों से भी मैंने बात की, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, विधायक हों, सांसद हों, वो लोग यही कहते हैं कि ये भ्रामक प्रचार फैलाया था। देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। जिस तरह का शासन भारतीय जनता पार्टी का रहा है केंद्र और उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पर संवैधानिक जो प्रक्रियाएं हैं उनका कहीं ना कहीं गला घोटा जा रहा है। जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको कहीं ना कहीं कमज़ोर किया जा रहा है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि संविधान खतरे में नहीं है। संविधान खतरे में था, जिसको हमने बखूबी लोगों के बीच लेकर गए और लोगों ने इसको समझा और उसी आधार पर कहीं ना कहीं वोट दिया। अगर मान भी लें कि संविधान खतरे में नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में है, केंद्र में भी सत्ता में है, राज्य में भी सत्ता में है, डबल इंजन की सरकार है, कई जगह ट्रिपल इंजन की भी सरकार है, मेयर भी इनके हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी इनके हैं। तो फिर क्यों विफल हुई भारतीय जनता पार्टी? तो कहीं ना कहीं लोगों में निराशा है। कहीं ना कहीं जो वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। और इसलिए जनता ने जो समाजवादी पार्टी की नीतियाँ हैं और जो हमारा पीडीए का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल हम लेके चल रहे हैं कि हम इस प्रदेश के और इस देश के जो बहुसंख्यक समाज है, जो बहुजन समाज है, कहीं ना कहीं वो विकास से पिछड़ा था, वो नौकरियों से पिछड़ा था, वो शिक्षा में कहीं ना कहीं नहीं था। हम उनकी प्राथमिकताओं की बात कर रहे हैं। हम जो है कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। हम कहीं ना कहीं उनके प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। इसलिए जनता हमारी जो पीडीए की जो रणनीति है, जो हमारी जो योजना है, उसको जनता समझ रही है और इसलिए 2024 में उन्होंने साथ दिया और इसी पीडीए की रणनीति का परिणाम आप 2027 में भी देखेंगे कि हम सरकार बनाएंगे। भाजपा पीडीए को परिवारवाद बताती है। अभी आप देखिए कि सबसे ज़्यादा अगर कोई परिवार को टिकट देता है तो भारतीय जनता पार्टी है। अभी आप देखिए बिहार का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। निशांत कुमार जी का कभी आपने नाम सुना था, जो नीतीश कुमार जी के बेटे हैं? आज कहीं से निकाल कर उनको लाया जा रहा है और मुख्य जो है ओहदा देने की बात चल रही है। तो ये परिवारवाद नहीं है। पूरी लिस्ट उठाकर देख लीजिए, उनके एमपीज़ हैं, जो उनके मिनिस्टर्स हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या और भी बहुत सारे उठाकर देख लीजिए, क्या वो परिवारवाद नहीं है? आज अगर आप हमारे जो सांसद हैं उनकी लिस्ट उठाकर देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें पीडीए का प्रतिनिधित्व है। हर समाज का तबका हमने उसको प्रतिनिधि बनाने का काम किया है और जो कमज़ोर तबके हैं, जो वंचित तबके हैं, उनको उठाकर हम मुख्य धारा में ले जाने की बात करते हैं। तो पीडीए का जो परिवारवाद का इल्ज़ाम है वो भारतीय जनता पार्टी पे फिट बैठता है, समाजवादी पार्टी पे नहीं। अच्छा, 2024 में जैसे वापसी की है, 27 में क्या लग रहा है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी? अगर बनेगी तो 403 में कितनी सीटें आपकी रहेंगी? देखिए, नंबर्स तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैक्सिमम नंबर समाजवादी पार्टी हासिल करेगी उत्तर प्रदेश के अंदर। और अगर भारतीय जनता पार्टी को डर नहीं है तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव क्यों नहीं करा रही है? उसमें क्यों संशय है? अगर उनको डर नहीं है, अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, सरकार विरोधी लहर नहीं चल रही है, तो फिर क्यों वो डर रहे हैं पंचायत कराने का? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है ना, ये तो संविधान का आदेश है ना
कि आप हर स्तर पर चुनाव कराएंगे? जो गांव की सरकार है वो क्यों नहीं बननी चाहिए? सही बात। प्रधान क्यों नहीं होना चाहिए? जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, बीबीडीसी मेंबर्स, वो क्यों नहीं होने चाहिए? वो भी तो होने चाहिए ना। तो सरकार क्यों डर रही है? अगर आपने इतने अच्छे काम किए हैं तो फिर डर कैसा? आप आइए ना, चुनाव कराइए ना, हकीकत आपको पता लग जाएगी। और हम तो त्रिस्तरीय पंचायत को सेमीफाइनल्स की तरह देख रहे हैं। आप कराइए, हम सेमीफाइनल भी जीतेंगे और 2027 का फाइनल भी जीतेंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, 2027 का जब चुनाव होगा, जैसे बिहार में जो चुनाव हुआ वहाँ पे गुंडागर्दी का एक टाइटल वायरल किया गया था। मोदी जी ने भी कहा था, अमित शाह जी ने भी कहा था, और अभी आपके यहाँ के विधायक जी से, मैंने पूर्व विधायक जी से बातचीत की, उन्होंने भी यही कहा है कि मेन मुद्दा मेरा यही रहेगा, जो बिहार में मुद्दा रहा वही यूपी के चुनाव में भाजपा काम करेगी। अच्छा, आप ये उठाकर देखिए कि आज ये जो गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, वो गुंडागर्दी कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? उठाकर देख लीजिए, अभी थाने उठाकर देख लीजिए, कहीं भी उठाकर देख लीजिए। रामपुर का आपने केस देखा होगा कि थाने में जाकर एक भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी जाकर वहाँ पर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के, भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं, उनकी इतनी हिम्मत पड़ जाती है कि संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग, सरकारी पदों पर बैठे हुए लोग, उनके साथ वो अभद्रता कर रहे हैं, थाने में जाकर धमकी दे रहे हैं, थानों को जलाने की बात कर रहे हैं, और उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। तो गुंडागर्दी का जो एक पहचान है वो भारतीय जनता पार्टी की पहचान है, और ये निरंकुश हो चुके हैं, क्योंकि 2 बार उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार इनकी बन चुकी है, इसलिए इनके अंदर कहीं ना कहीं निरंकुशता आ चुकी है, जिस पर पाबंदी लगाना, बंदिश लगाना ये कानून का काम है। और हम उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे तो इस तरह के तत्वों को कहीं ना कहीं हम कानून के दायरे में लेकर आएंगे। अच्छा, यूजीसी के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? यूजीसी बड़ा ट्रेंडिंग मुद्दा है, भारतीय जनता पार्टी तो इसका जवाब ही नहीं देती है। जिससे भी पूछते हैं वो ये कहते हैं कि जो कोर्ट का फैसला आएगा वही स्वीकार है। आप इसके समर्थन में हैं या फिर आपका भी यही कहना है? अच्छा, ये बताइए, आज सरकार में या संवैधानिक पदों पर कौन लोग बैठे हुए हैं? जो कम तादाद में हैं वो हर जगह बैठे हुए हैं, और जो बहुजन हैं वो कहीं आपको नज़र नहीं आते हैं। तो जहाँ पर जो लोग नहीं होंगे उनके साथ अन्याय की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, बन सकती है, और इसीलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व देना बहुत ज़रूरी है। और प्रतिनिधित्व हम आरक्षण के थ्रू भी देते हैं, प्रतिनिधित्व हम जो है इलेक्शन के माध्यम से भी देते हैं। तो जब तक उस समाज के व्यक्ति वहाँ नहीं बैठे होंगे तब तक अन्याय की स्थिति होती रहेगी। और ये अन्याय की स्थिति आज की नहीं है, ये 5000 वर्षों से चली आ रही है, और ये हमारे विश्वविद्यालयों में भी है, ये हमारे जो भी सत्ता के केंद्र हैं वहाँ पर ये अन्याय की स्थिति है। इस स्थिति को मिटाने के लिए यदि कोई कायदे कानून बन रहे हैं तो हम समझते हैं वो संविधान के हक में है, वो बराबरी के हक में है, पर कानून तो उन्हीं ने बनाया ना। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इस तरह के कानून बनने चाहिए। और जो दलील दी जा रही है कि इसका दुरुपयोग होगा, तो ऐसा कौन सा कानून है दुनिया के अंदर जिसका दुरुपयोग नहीं हो सकता? वो तो सरकारों का काम है ना कि उसके दुरुपयोग को रोकें और इस तरह के नियम कानून बनाएं। लेकिन अगर कहीं अन्याय है तो अन्याय से लड़ने के लिए आपको नियम कायदे बनाने चाहिए। आज हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ कौन लोग बैठे हुए हैं? उच्च पदों पर कौन लोग हैं? उनमें ज़्यादा पढ़ने वाले कौन हैं? वहाँ वो समाज तो है ही नहीं जो वंचित समाज है, जो दबा कुचला समाज है। अगर वहाँ पर वो समाज पहुँचता है और उसके साथ अन्याय की स्थिति बनती है, उसके साथ कोई भेदभाव होता है, तो उस भेदभाव को कम करने के लिए यदि कोई कायदे कानून बन रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ये उचित है और बनना चाहिए। जिस तरह से रोहित वेमुला ने आत्महत्या की और जिस तरह से डॉक्टर्स एग्ज़ाम क्लियर करके जा रहे हैं और वहाँ के भेदभाव से वो कहीं ना कहीं परेशान होकर, मानसिक उत्पीड़न सहकर अगर वो इस दुनिया से चले जाते हैं, वो आत्महत्या कर लेते हैं, तो इनको कहीं ना कहीं हमें एड्रेस करना होगा ना, इनको हमें कहीं ना कहीं सही करना होगा ना। और अगर इस सही करने के लिए अगर नियम कायदे बन रहे हैं तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कानून है तो कानून को अपना काम करना चाहिए। और फिर मुझे बता दीजिए ऐसा कौन सा कानून है, चाहे वो BNS हो या कोई भी कानून हो, क्या उसका मिसयूज़ नहीं हो सकता? मिसयूज़ ऑफ एनी लॉ इज़ नॉट एन आंसर फॉर नॉट इनेक्टिंग अ लॉ। यानी कि अगर किसी कानून का मिसयूज़ हो रहा है तो ये कोई आधार नहीं है कि आप कानून ना लेकर आए। कानून में इस तरह के सेफगार्ड्स को बंद किया जाए, सेफगार्ड्स लाइए ना, उसके अंदर इस तरह के सेफगार्ड्स लाइए कि उसका मिसयूज़ ना हो पाए, है ना। तो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये रेगुलेशन 2012 में भी आए थे और ये रेगुलेशन अभी भी आए हैं। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना निर्णय देगा और वो निर्णय वंचित और जो कुचले जो तबके हैं हमारे यहाँ, जो बहुजन समाज है, उसके हक में कहीं ना कहीं फैसला सुप्रीम कोर्ट देगा। अच्छा, ये चीज़ और बताइएगा, जैसे आप पटियाली से तैयारी कर रहे हैं,
एटा कासगंज की बात करी जाए तो केवल पटियाली ही एक विधानसभा ऐसी है जहाँ पे समाजवादी पार्टी की विधायिका हैं। पटियाली उनके लिए मजबूत मानी जा रही है और बाकी की सब जगह भाजपा है। तो कैसे चुनौतियाँ रहेंगी आपकी, क्योंकि विधायिका भी हैं आपकी? बिल्कुल सिटिंग विधायक हैं और देखिए हर किसी का सपना होता है। मैं 2005 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अध्यक्ष चुना गया था छात्र संघ का। आज 20 साल हो जाएंगे 2027 में संघर्ष करते करते। तो राजनीति में आया हूँ, जिला पंचायत सदस्य भी रह चुका हूँ, आगे भी चुनाव लड़ने की इच्छा है। तो हर कोई चाहता है आगे बढ़ने का। अब जिला पंचायत से हम भी चाहते हैं कि हम विधायक बने और सदन में जाकर वंचितों की और जो ऑप्रेस्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जिसको बहुजन कहा जाता है उसकी हम आवाज़ उठाएं। हमारा भी मन करता है, हमारे भी सपने और हर किसी को सपना देखना चाहिए। ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर है कि वो किसकी मेहनत को पहचानते हैं, किसकी मेहनत को नहीं पहचानते। लेकिन हमें यकीन है कि जो कार्यकर्ता मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा और ये पार्टी नेतृत्व का फैसला है। जिसको भी वो जिम्मेदारी देंगे हम उस स्थिति में पार्टी के साथ खड़े रहेंगे और जो भी फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष लेंगे हम उसका पूरा सपोर्ट करेंगे। अच्छा, एटा की राजनीति के बारे में, कासगंज की राजनीति के बारे में क्या कहेंगे? समाजवादी पार्टी कहाँ पीछे रह गई कि सभी सीटों पर विधायक जी नहीं है, केवल एक पर है? देखिए, जो लोकतंत्र है ना वो दो चीज़ों पर निर्भर है। एक तो मेहनत है जो हम कर ही रहे हैं, दूसरे आंकड़े हैं। बहुत सारी सीटें एटा लोकसभा में ऐसी हैं जहां हमारे पास आंकड़े नहीं हैं। आप जानते हैं कि भारतीय जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं जाति पे बेस्ड है, जाति आधारित राजनीति है और जाति के जो आंकड़े हैं वो आप कितनी भी मेहनत कर लीजिए तब भी कहीं ना कहीं आप पिछड़ सकते हैं। तो बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जहां हमारे आंकड़े हमारे फेवर में नहीं है। लेकिन जो हमने पीडीए की नीति अपनाई है, जो रणनीति अपनाई है, उसके माध्यम से हम तीसरी या चौथी जातियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। बहुत सारी जातियां हैं जो पहले से ही समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। लेकिन जैसे हमने एटा लोकसभा पे टिकट दिया, पहले हम यहाँ यादव को लड़ाते थे तो मुस्लिम यादव समीकरण चलता था जिसकी वजह से हम हार जाते थे बार बार को। फिर हमने किया कि हम तीसरी जाति को जोड़ें जो सबसे लोधी राजपूत के बाद सबसे बड़ी जाति है यहाँ पर, शाक्य कुशवाहा मौर्य सैनी। तो इनको हमने टिकट दिया और उसका परिणाम आपके सामने है कि माननीय कल्याण सिंह जी के बेटे राजू सांसद जी को हमने यहाँ पर 28,000 वोटों से हराया है। तो मैंने कहा कि राजनीति में दो चीज़ें हैं, एक तो आंकड़ा है, जाति समीकरण और अच्छा, मेहनत। ऐसा माना जाए कि पार्टी मेहनत कर रही है लेकिन जातिगत आंकड़े कुछ जगहों पे हमारे सपोर्ट में नहीं है। अच्छा, जाति आंकड़े की बात करी जाए, देवेश जी को जब यहाँ से टिकट मिला तो जातीय आंकड़े के हिसाब से मिला या फिर उनकी मेहनत देखी या जातीय आंकड़े के हिसाब से उनको जीत मिली? देखिए, देवेश जी तो नए थे बिल्कुल ही। तो हम लोगों ने जो पहले यहाँ माहौल बनाया वो माहौल बनाया क्योंकि पहले यहाँ पर साग के सांसद रह चुके हैं। बहुत बड़ी तादाद है, करीब 2-2.5 लाख वोट साग के समाज का यहाँ पर है। और यदि हम साग के समाज को टिकट दे देते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रतिशत साग के समाज हमारी तरफ आ सकता है। तो अगर विपक्ष का 1 वोट का नुकसान होता है तो वो हमें 2 वोट का फायदा करता है कहीं ना कहीं राजनीति में आके। तो यही समीकरण हमने यहाँ पर बैठाया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी कहा और मैंने सबसे पहली बार यहाँ पर मांग की थी। अगर आप पता करेंगे तो साग के समाज को टिकट मिलना चाहिए एटा लोकसभा से। इसकी मांग मैंने लोकसभा इलेक्शन से 2 साल पहले कर दी थी। यानी करीब 22 में मैंने ये मांग करी थी कि यहाँ से साग क्यों होना चाहिए। अब कौन होना चाहिए ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, वो भेजेंगे। लेकिन मांग सबसे पहले मैंने यहाँ पर उठाई थी क्योंकि आंकड़े हमने जोड़े और उसमें हमने देखा कि लोधी राजपूत के बाद सबसे बड़ा समाज यहाँ पर साक्य समाज है। और यदि समाजवादी पार्टी पीडीए के पैटर्न पर यहाँ टिकट दे देती है और तीसरी जाति हम जोड़ लेते हैं तो हम जीत जाएंगे। और वही हुआ, हम लोगों ने मेहनत की और परिणाम आपके सामने है कि हमने राजू सांसद जी को 28,000 वोटों से हराया है और आज देवेश साक्य जी एटा लोकसभा से सांसद हैं। अच्छा, ये बताइएगा, आपने कहा है कि छात्र राजनीति भी आपने की है, आज के छात्रों को किस हिसाब से देखते हैं? क्योंकि छात्र लोग भी आजकल धरना देते हैं सरकार में। देखिए, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक तरह से आपको प्लेटफॉर्म दे देती हैं, आप बहुत कुछ वहाँ से सीखते हैं। और यूनिवर्सिटी अगर बेसिक अगर आप देखें तो वहाँ सवाल उत्पन्न होते हैं जो कि लोकतंत्र की आत्मा है। अगर जिस लोकतंत्र में सवाल नहीं पूछे जा सकते वो लोकतंत्र नहीं कैसा कहलाता, वो फिर तानाशाही होती है। यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म देते हैं, लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर हैं। और चूँकि हमने छात्र राजनीति की है इसलिए बहुत कुछ छात्र राजनीति से सीखा जिसका हम प्रयोग जो आम राजनीति है यहाँ पर आके कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हर यूनिवर्सिटी में छात्र संघ होने चाहिए, वहाँ इलेक्शन होने चाहिए क्योंकि जो बेसिक ट्रेनिंग है, जो लोकतांत्रिक ट्रेनिंग है वो आपकी यूनिवर्सिटीज़ में हो जाती है। और यूनिवर्सिटीज़ आपको सवाल
पूछना सिखाते हैं, जो कि लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा आवश्यक है। सवाल जो है वो किसी के अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं, जवाबदेही तय करते हैं, और अगर लोकतंत्र में सरकारों की जवाबदेही तय नहीं करेंगे तो वो लोकतंत्र नहीं हो सकता है। तो सवाल ज़रूरी है, जवाबदेही ज़रूरी है, जिनकी भरपूर ट्रेनिंग आपको यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाती है। ये ट्रेनिंग हमें मिली है, जिसका इस्तेमाल हम जो ये पॉलिटिक्स है, आम पॉलिटिक्स है, उसमें कर रहे हैं। सर एक चीज़ और बताइए, आज की शिक्षा बेहतर है या फिर पहले बहुत बेहतर थी? देखिए, हर किसी को अपना पुराना दौर अच्छा लगता है, लेकिन क्योंकि आज की शिक्षा है ऑनलाइन की तरफ ज़्यादातर मुड़ाव हो गया है। पहले ऑफलाइन थी, स्कूलों में टीचर थे, आजकल कोचिंग बंद हो रही हैं, लगातार ऑनलाइन चालू हो गया है सब। देखिए, टेक्नोलॉजी से घबराना नहीं चाहिए। जब बहुत पुराना युग था, उसमें किसी दूसरे तरह के वाहन चलते थे, आज दूसरे तरह के वाहन हैं, आज AI का ज़माना है, तो हमें युग के साथ चलना पड़ेगा। पहले आप इतनी आसानी से इंटरव्यू कर ले रहे हैं, तो टेलीविज़न के ज़माने में, दूरदर्शन के ज़माने में इतना आसान नहीं था। टेक्नोलॉजी के साथ हमें बढ़ना होगा। टेक्नोलॉजी जो है कहीं ना कहीं समाज का साथ भी देती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं होनी चाहिए, ये मिक्सचर होना चाहिए दोनों का, ऑफलाइन और ऑनलाइन का मिक्सचर होना चाहिए। क्योंकि जो किताबों से जो एक तरह से खुशबू आती है, जो किताबों से जो आप सीखते हैं, वो ऑनलाइन नहीं सीख सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दे सकते आप, आंखों में दर्द होने लगेगा। किताब से आपकी आंखों में दर्द नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी का भी फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे अच्छे शिक्षक हैं जो आज ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, उसको भी हमें ग्रहण करना चाहिए, और ऑफलाइन भी होना चाहिए। तो दोनों का अगर मिक्सचर होता है तो ये अच्छी बात होगी, और हम शिक्षा में जो है वो गुणवत्ता की तरफ जाएंगे, क्योंकि अच्छे टीचर ऑनलाइन शिक्षा भी दे रहे हैं, तो वो भी हमें ग्रहण करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है वो ऑनलाइन से बढ़ सकता है, क्योंकि गांव देहात में बैठ के भी कोई यूट्यूब से शिक्षा ग्रहण कर सकता है, जो पहले संभव नहीं था। खान सर जी जैसे उदाहरण हैं बिल्कुल इस तौर पे। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, आजकल एटा के अंदर महिला सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, एटा कासगंज के अंदर? अब एटा कासगंज की बात क्या करना, मैं समझता हूँ कि अब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ही कानून व्यवस्था चरमरा गई है, और अगर पूरी तरह से कानून व्यवस्था चरमराएगी तो फिर वहाँ पर महिला सुरक्षित नहीं है। अभी डेली हम अखबार में पढ़ते हैं कि कहीं पर किसी महिला को मार दिया जा रहा है, कहीं किसी महिला के साथ बदतमीजी की जा रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभ्य समाज में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए सरकार के द्वारा, और सरकार को लॉ एंड ऑर्डर का ध्यान रखना चाहिए। मौजूदा सरकार पूरी तरह से विफल है। जो NCRB के डाटा है वो बताते हैं कि किस तरह से दलित उत्पीड़न बढ़ चुका है, महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार है वो भी उत्तर प्रदेश के अंदर बढ़ चुका है, जिसको सरकार को देखना चाहिए और सरकार को कंट्रोल लगाना चाहिए। अपने लोगों पे भी कंट्रोल लगाना चाहिए, क्योंकि उनके भी MLA MP हैं, महिलाओं के साथ दुराचार के केस में फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में फंसे हुए हैं, और अक्सर शिकायत आती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं के साथ दुराचार करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। सरकार का काम है कि बगैर देखे हुए कि कौन किसका सदस्य है, कौन किसका नहीं है, कानून को अपना काम करना चाहिए। अगर किसी ने गलत किया है तो उसको उसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इसके लिए पुलिस है, इसके लिए कोर्ट्स हैं, वो रास्ता अपनाना चाहिए, और ऐसा कोई भी सरकार को रास्ता नहीं अपनाना चाहिए जिसमें किसी के साथ भेदभाव हो। अब हम ये अक्सर देखते हैं कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है तो उसे छोड़ दिया जाता है, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर है तो उसको कानूनी प्रक्रिया से गुजारा जाता है। हम ये नहीं कहते कि आप हमारे सदस्य को छोड़ दीजिए, लेकिन कानून समान होना चाहिए, सजा बराबर मिलनी चाहिए। कानून का काम है कि वो बगैर देखे कि किस जाति, किस संप्रदाय, किस पॉलिटिकल पार्टी से उसका एफिलिएशन है, इसको देखे बगैर कानून काम करे, तभी तो हम संवैधानिक व्यवस्था में कह सकते हैं कि हम रह रहे हैं, अन्यथा तो वो तानाशाही होगी। जी, तो आप लोग देखिएगा, हमारे साथ अब्दुल हफीज़ जी मौजूद थे, और लगातार कई मुद्दों पर चर्चा की है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की राजनीति हो, या कासगंज या एटा की राजनीति हो, या छात्र राजनीति हो, या महिला की कानून व्यवस्था हो। आप क्या सोच रहे हैं 2027 के चुनाव के बारे में? आप क्या सोच रहे हैं पटियाली विधानसभा के बारे में? क्या समाजवादी पार्टी इस बार टिकट में बदलाव करेगी, या फिर जो अभी वर्तमान में विधायक है उनको ही टिकट देगी, या फिर नए विधायक अगर होंगे तो क्या अब्दुल हफीज़ जी रहने वाले हैं 2027 के लिए, या फिर भारतीय जनता पार्टी इस पे अपनी वापसी करेगी? आप क्या सोच रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपने भी अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी दूर से आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।